हेलो गुड मॉर्निंग। आज हम इक्विलिब्रियम में अपना नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे, लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ मास एक्शन एंड लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। पहले बेटा हम समझें लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होता है। लॉ ऑफ मास एक्शन वाज गिवन बाय गोल्डबर्ग एंड वॉगे। ठीक है, इन्होंने लॉ ऑफ मास एक्शन को दिया था। अब हम देखते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन होता है क्या है। देखिए सिंपली कहा जाए लॉ ऑफ मास एक्शन का मतलब होता है द रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव मास ऑफ द रिएक्टेंट। यानी किसी भी रिएक्शन का जो रेट होता है, ठीक है, वो उसके रिएक्टेंट के एक्टिव मास के क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ एक्टिव मास का सिंपल सा मतलब है मोलर कंसंट्रेशन। और अगर बेटा हम किसी केमिकल रिएक्शन की बात कर लें तो हम सिंपली कह सकते हैं द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द एक्टिव मासेस ऑफ द रिएक्टेंट। सपोज दैट आपको रिएक्शन लेते हो, मान लो आपने क्या लिखा, मान लो रिएक्शन आपने बेटा लिखा A प्लस बी, और मान लो किस में कन्वर्ट हो रहा है ये C प्लस डी में। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन देखें हम, अगर अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, अगर बेटा इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो हम कह सकते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव मासेस ऑफ द रिएक्टेंट। और यहाँ रिएक्टेंट आपके कितने हैं, दो रिएक्टेंट है, ए भी है और साथ में क्या है, बी भी है। तो हम कह सकते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा प्रोपोर्शनल होगा क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ द एक्टिव मासेस ऑफ द रिएक्टेंट। यानी हम कह सकते हैं या ले सकते हैं एक्टिव मास ऑफ ए इंटू एक्टिव मास ऑफ बी। और हमने अभी आपसे कहा था कि जो एक्टिव मास का सिंपल से मतलब क्या होता है, मोलर कंसंट्रेशन। यानी इसको हम लिख सकते हैं प्रोपोर्शनल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए और इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी। ठीक है, तो ये तो क्या हो गया, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन तो किसके बेटा प्रोपोर्शनल हो गया, रिएक्टेंट के मोलर कंसंट्रेशन के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, अब देखिए मान लो यहाँ पे तो जो भी मैं सोशोमेट्रिक कोफिशिएंट हमने 1 माना था, लेकिन किसी भी रिएक्शंस में आप देखते हो अगर बैलेंस केमिकल इक्वेशन देखा जाता है तो कोई ज़रूरी नहीं है वहाँ पे आपका जो सोशोमेट्रिक कोफिशिएंट है वो 1 दिया जाए। यानी कुछ जनरल रिएक्शन देखते हैं, मान लो मैं कुछ जनरल रिएक्शन दे दिया जाए ए प्लस बी किसमें कन्वर्ट हो जाए, मान लीजिए सी प्लस डी और डी में, जहाँ स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल से स्मॉल डी क्या दिखा रहा है, सोशोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ ए एंड बी सी एंड डी। अब देखिए अगर हम लॉ ऑफ मास एक्शन लिखें, लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के प्रोपोर्शनल, और साथ में इसका बेटा जो सोशोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या होता है इसके पावर पे आ जाता है, पावर ए और इसका पावर बी। तो किसी भी जनरल रिएक्शन के लिए लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है, रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन रेस्ट टू पावर ऑफ इट्स सोशोमेट्रिक कोफिशिएंट। ठीक है, तो ये आपका लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग एक इक्वेशन हो जाती है। अब अगर आपके रिएक्टेंट 3 हो जाए 4 हो जाए उससे हमें फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो मान लो आपने क्या लिखा, ए प्लस बी हो गया प्लस मान लो सी हो गया, और किस में कन्वर्ट हो जाए, मान लीजिए ये प्रोडक्ट में। तो यहाँ भी देख लेगा हम, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन क्या प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा बेटा, ये कंसंट्रेशन ऑफ ए का पावर ए, कंसंट्रेशन ऑफ बी का पावर बी और कंसंट्रेशन ऑफ सी का पावर सी। ठीक है, तो ये आपका हो गया लॉ ऑफ मास एक्शन। आगे हम इसमें देखते हैं लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे हम लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम।
अब देखिए, मान लो बेटा इसको समझने कोई आप एक जनरल से रिएक्शन लो, जैसे मान लो आपने क्या लिया, ए प्लस बी और किस में कन्वर्ट हो, मान लीजिए सी प्लस डी में, और रिएक्शन कैसी है, रिवर्सिबल रिएक्शन है। अब यहाँ देखिए ये रिएक्टेंट है और ये आपका क्या है, प्रोडक्ट है। अगर हम अभी ए और बी को रिएक्टेंट मानते हैं तो हम कह सकते हैं ए बी किस में कन्वर्ट होगा, सी और डी में। तो हम कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या हो जाएगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। इसको बेटा आर एफ से दिखा सकते हैं। तो प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ ए कंसंट्रेशन ऑफ बी। और हम जानते हैं प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे क्या लगा देंगे हम, के एफ, एक कांस्टेंट होगा ये, कंसंट्रेशन ऑफ ए और कंसंट्रेशन ऑफ क्या हो गया, मान लीजिए ये बी। ये मान लो बेटा क्या हो गया आपका, यानी आर एफ किसके बराबर हो गया, के एफ कंसंट्रेशन ऑफ ए कंसंट्रेशन ऑफ बी, और आर एफ क्या दिखा, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। ये मान लो आपका पहला इक्वेशन हो गया, ठीक है। तो हम जानते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन में क्या होती है, अगर ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट कन्वर्ट हो रहा है, यानी फिर सी और डी भी किस में कन्वर्ट हो सकता है, ए और बी में, यानी ये भी आपका रिएक्टेंट हो सकता है। यानी हम कह सकते हैं फिर रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ सी कंसंट्रेशन ऑफ डी। जिसको हम क्या लिख सकते हैं, के बी कंसंट्रेशन ऑफ सी और कंसंट्रेशन ऑफ डी। यहाँ आर बी क्या दिखा रहा है, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, यानी अब यहाँ सी और डी क्या काम कर रहे हैं, रिएक्टेंट के, तो किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, ए और बी में। ये आपका मान लो बेटा क्या हो गया, सेकंड इक्वेशन हो गया, ठीक है। हम जानते हैं कि एट इक्विलिब्रियम, कहाँ पे, एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पे क्या होता है कि दोनों रेट क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी हम कह सकते हैं वहाँ पे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन किसके बराबर हो जाएगा, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, ठीक है। यहाँ से इक्वेशन देखें तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या चीज़ है, के एफ कंसंट्रेशन ऑफ ए और कंसंट्रेशन ऑफ बी इक्वल टू के बी कंसंट्रेशन ऑफ सी और कंसंट्रेशन ऑफ डी। इसको ध्यान लाइए, दोनों कॉन्स्टेंट लिखकर करिए, क्या आ जाएगा फिर ये के एफ अपॉन के बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको ध्यान ले जाइए, कंसंट्रेशन ऑफ सी कंसंट्रेशन ऑफ डी अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ए और कंसंट्रेशन ऑफ बी। अब देखिए के भी कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट है, ठीक है। तो दोनों मिल के एक नया कांस्टेंट बना लेते हैं जिसे हम क्या कह देते हैं, के सी। तो किसके बराबर हो गया, कंसंट्रेशन ऑफ सी कंसंट्रेशन ऑफ डी अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ए और कंसंट्रेशन ऑफ बी। और के सी क्या कहलाता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। के सी यहाँ क्या कहलाता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। यानी हम देख रहे जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है किसके बराबर होता है, कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स एंड कंसंट्रेशन ऑफ अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्टेंट। यानी जो प्रोडक्ट होता है उसके कंसंट्रेशन का मल्टीप्लिकेशन क्या है, अपॉन जो रिएक्टेंट होता है इसके कंसंट्रेशन का जो प्रोडक्ट होता है, इन दोनों जो रेशियो होता है वो क्या होता है, केसी होता है। अब मान लो कोई भी जनरल रिएक्शन दी जाए आपको, कोई जनरल रिएक्शन आपको दे दी जाए, मान लो सपोज करिए ए प्लस बी किस में कन्वर्ट हो जाए, सी प्लस डी और डी में। तो इसके लिए हम केसी बेटा लिखना चाहते क्या लिखेंगे, हम पहले कंसंट्रेशन ऑफ सी कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट देखेंगे, यानी कंसंट्रेशन ऑफ सी कंसंट्रेशन ऑफ डी, और सोसोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है, सी और डी अपॉन फिर कंसंट्रेशन ऑफ ए का पावर ए कंसंट्रेशन ऑफ बी का पावर बी। यानी किसी भी जनरल रिएक्शन के लिए जो केसी का इक्वेशन लिखेंगे वो ऐसे लिखेंगे। तो ध्यान रखिएगा, जब केसी लिखेंगे ध्यान रखिएगा ये प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का रेशियो होता है, यानी प्रोडक्ट कंसंट्रेशन हमेशा ऊपर ही होता है, न्यूमरेटर में रखेंगे, और रिएक्टेंट कंसंट्रेशन हमेशा कहाँ रखेंगे हम, इसको डिनोमिनेटर में। और सेम चीज़ अगर मान लो हमारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट किस में हो जाए, गैस फेस में आ जाए, ठीक है, मान लो, तो वहाँ पर क्या लिखेंगे, तो बेटा वहाँ केसी किस में कन्वर्ट हो जाता है, उसको हम क्या लिखा देते हैं, केपी, ठीक है। तो यहाँ पे हम अगर हमारा जितने भी रिएक्टेंट और जितने भी प्रोडक्ट हैं सब किस में हो, गैस फेस में हो, तभी हम इसको केपी का फॉर्म में लिखते हैं। तो हम क्या लिखते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ सी का पावर सी इंटू
पार्शियल प्रेशर ऑफ डी का पावर डी अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ ए का पावर ए इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ बी का पावर बी। ठीक है, एक कब हम यूज करेंगे इसको फॉर गैस फेस रिएक्शन, यानी आपका जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट किस में हो, गैस के फॉर्म में हो। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे इसके लिए, केपी लिखते हैं। केपी लिखते हैं, ये कांस्टेंट होता है। जहाँ पे पी ये क्या, पीसी क्या दिखा रहा है, पार्शियल प्रेशर ऑफ सी, पीडी क्या दिखा रहा है, पार्शियल प्रेशर ऑफ डी, और पी ए क्या दिखा रहा है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, और पी बी क्या दिखा रहा है, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। ये आपका बेटा हो गया लॉ ऑफ मास एक्शन और लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी। केपी और केसी में क्या रिलेशन होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रिलेशन होता है इसका, तो नेक्स्ट क्लास में उसी को हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।